डिफ्रैक्शन केस में, ये पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया आपके साथ कि इंटरफेरेंस के केसेस में ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कांस्टेंट होती थी, बट in the case of diffraction, hello दोस्तों, welcome to aspiring SS and today I will discuss about the diffraction pattern कि डिफ्रैक्शन का पैटर्न क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा क्या है और डिफ्रैक्शन के साथ इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है. आई वॉज डिस्कस इन माई प्रीवियस क्लासेस अबाउट द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, ओके, इन विच हम लोगों ने सारा कुछ डेरिवेशन किया एंड वी कैन फाइंड आउट द आल्सो द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्शन एंड एप्लीकेशन सेक्शन आल्सो. And today I will discuss about this part, the central maxima. तो सेंट्रल मैक्सिमा की ये जो कंडीशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है और किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है. सिलेबस में स्पेशली ये मेंशन है ये नाम सेंट्रल मैक्सिमा. दैट्स व्हाई इज ए मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर टॉपिक्स विच हैव वाज ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेक्शन. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज द सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा लाइज बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा एंड बोथ साइड. नाउ जब यहाँ पर ये पॉइंट है फर्स्ट मिनिमा, ये पॉइंट्स है, और यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मिनिमा, इस दोनों की वैल्यूज के बीच में ही आपके पास ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट यहाँ पर आता है. बहुत बेसिक सी बात है कि आपके पास अगर ये वैल्यूज थीटा है तो ये पूरी वैल्यूज कितनी होगी, 2 थीटा, पूरी वैल्यूज 2 थीटा होगी. इस 2 थीटा के रेफरेंस पे अगर आप इसको देखते हैं, जो इंटेंसिटी का देख रहे हैं सिंगल एट ए सिंगल स्लिट के अकॉर्डिंगली ही ये, और यही जो डिस्टेंस डी है वो इसके फोकल लेंथ की इक्विवेलेंट है. नाउ द सेंट्रल मैक्सिमा इज नथिंग बट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 थीटा इक्वल टू 2 लेम्डा बाई बी. समटाइम्स इट विल लाइक थीटा इक्वल टू लेम्डा अपॉन डी. ये थोड़ा ज़्यादा फेमस रिजल्ट है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है. ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है ये वैल्यूज कहाँ से आती है, जब हम लोग बोलते हैं 2d या d साइन थीटा इक्वल टू एन लेम्डा, जो रिलेशन हमारे पास आया था d साइन थीटा इक्वल टू एन लेम्डा, ठीक है. इस केसेस में जो साइन थीटा की वैल्यूज यहाँ पर होगी वो साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2 थीटा होगा ही, और सो दैट जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो एन लेम्डा बाई डी आ जाएगी. अगर आप फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा या जिसकी बात करते हो, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो या तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेम्डा अपन डी. ये वही रिलेशन आपको दिखाई देगा जो रिलेशन यहाँ पर है. लेकिन जब आप सेंट्रल के जो फर्स्ट मिनिमा के बोथ साइड की आप बात करते हो तो 2 थीटा से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर ये रिजल्ट आपको दिख सकता है. सिमिलरली द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा 2x इक्वल टू 2d थीटा इक्वल टू 2f थीटा इक्वल टू 2 लेम्डा एफ बाई बी. तो ये एक बेसिक रिलेशन है जो 2x की बात कर रहे हैं, एक बेसिक रिलेशन है. इसी रिलेशन को यूज करके आपको सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. इस सब में जो आपके पास ये सेक्शन है एंगुलर विद ऑफ डी सेंट्रल मैक्सिमा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, सिंपल इसी फार्मूले को याद रखना है और इससे बेस्ट कोई न्यूमेरिकल, ठीक है, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल याद रखना है और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. नाउ हमारे पास इसके आगे की जो वेरिएशन है जिसकी इंटेंसिटी की ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करी थी कि वैल्यूज कितनी आ रही हैं यहाँ पर. तो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफ्रैक्शन केस में, ये पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया आपके साथ कि इंटरफेरेंस के केसेस में ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कांस्टेंट होती थी, बट इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ अल्फा की वैल्यूज. और यहाँ पर ये सारे पाथ डिफरेंस के टर्म में दे रखा है और इंटेंसिटी इक्वेशन भी यहाँ पे दे रखी है. तो कॉमनली ये रिलेशन जो डिराइव किया गया वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, इसी रिलेशन से इसको एक्सपेंड किया गया. और इसके जो अलग अलग टर्म्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपने इसको आई अल्फा की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पर, तो उस समय इसकी वैल्यूज आ गई थी 1, मीन्स आई नॉट के टर्म में. जब आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करी, उसके बाद जो आपके पास ये वैल्यूज दिख रही हैं इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स पर और इस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे, ये सब इसकी मिनिमा की वैल्यूज है. सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड वाली मिनिमा, फोर्थ वाली मिनिमा, और ये दोनों साइड है प्लस माइनस के साथ ही स्पेक्ट्रम ये आपको दिखती हैं. जब आप इंटेंसिटी को देखने जाते हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू जितनी है उसके बाद की जो इंटेंसिटी आपको दिख रही है ये वाली वो इससे कम है, इससे ये वाली कम है, और ये दोनों सेम है. और इसके बाद की जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो इससे भी कम होगी, वो बिल्कुल पास वाली इंटेंसिटी होगी, ये इतनी होगी.
ठीक है, ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है पतला सा, ये सेक्शन यहाँ पे दिखेगा पतला सा। कहने का मतलब है कि जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न जब देखे हो वॉल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आप देखते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा का इतना बड़ा स्पॉट मिलता है, उसके बाद वाला स्पॉट उससे छोटा होगा, उसके बाद वाला उससे छोटा होगा, उसके बाद वाला उससे छोटा होगा, उसके बाद वाला ऐसे दिखता ही है। और ये स्पॉट दोनों तरफ दिखता है, बिल्कुल क्लियरली दिखता है दोनों तरफ, इस तरीके का स्पॉट दिखेगा। और यही स्पॉट इस इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके बाद कम हो रही है, उसके बाद कम हो रही है, इसके बाद कम हो रही है। ये प्रॉपर्टी डिफ्रैक्शन की है। जब आप किसी लाइट को किसी एक अपर्चर से पास करते हो यहाँ पर, तो उस ऑब्स्टेकल के पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगी वहाँ से उसकी बेंड हो जाती है लाइट, और बेंडिंग होने के बाद लाइट स्क्रीन पर आपको इस तरीके का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। इट इज़ कॉल्ड द डिफ्रैक्शन, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। जब आप इसी बात को इंटरफेरेंस के फिनोमेना के साथ देखते हैं, तो वहां पर ये जो इंटेंसिटी आपको पास दिख रही है, ये वाली, ये जो इंटेंसिटी आपको दिख रही है पीक पोजीशन वाली, ये हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी। ये 4a² आती थी अगर सेम एम्पलीट्यूड था, और ये 0 आता था, और ये इंटेंसिटी और ये आपके पास थीटा के फाई के साथ था। तो फाई 0 पर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड देन कांस्टेंट, हमेशा आपके पास ये वैल्यूज मैक्सिमा और ये मिनिमम मिल रही थी। इसके अकॉर्डिंगली ये सेक्शन आपका कॉन्ट्रास्ट सेक्शन में जाता है। लेकिन जैसे ही आप इस इंटेंसिटी के वेरिएशंस को अपने इस साथ देखते हो डिफ्रैक्शन के पैटर्न में, तो डिफ्रैक्शन सेक्शन में आपको यही वैल्यूज थीटा के साथ जो भी आपके पास फाई की वैल्यूज है, यहाँ पर जो अल्फा है उसकी अल्फा की वैल्यूज कितनी है, पाई बाई लेमडा और इंटू ए साइन थीटा। इस सेक्शन के साथ अगर आप इसको देखते हैं तो वो धीरे धीरे ये डिक्रीज करती हुई जाती है। तो स्पेशल जो आपको डिफरेंस यहां पर दिखेगा वो यही दिखेगा यहाँ पर, कि इंटरफेरेंस के केसेस में इसकी इंटेंसिटी आपको बिल्कुल कांस्टेंट दिखती है इंटरफेरेंस के केस में। डिफ्रैक्शन केस के फिनोमेना आप देखोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ क्या होगी, ये वैल्यूज आगे की तरफ घटती जाती है। तो इस बेसिक डिफरेंस के साथ ही इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, वेयर अल्फा इज द जस्ट ए कन्वीनियंट कनेक्शंस, और इस कनेक्शन की वैल्यूज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा होगा। यहीं से जब आप अल्फा की वैल्यूज जब आप मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी के लिए आप पुट करते हैं, तो आपके पास बाकी के जो सारे रिलेशंस है वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। ये रिजल्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, उसके हिसाब से आपको देखते हुए चलना है। अब इसके बाद डिफरेंस इंटेंसिटी की बात करोगे यहाँ पर, as the slit width increases relative to the wavelength, the width of central maxima decreases। जैसे जैसे आपके पास जो वैल्यूज है वो आप इंक्रीज करोगे तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी। उस वैल्यूज को आप कहाँ से देखना, आपके पास वहाँ पे देखना I इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, यही है ना। इसी रिलेशन से ये बात कही जा रही है, और इस अल्फा की जो वैल्यूज है वो पाई बाई लेमडा और इंटू ए साइन थीटा। तो जैसे जैसे ये वैल्यूज आपकी बढ़ती जा रही अल्फा की वैल्यूज, आपने देखा कि इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज करती जा रही है, और इस अल्फा की वैल्यूज का ही रिलेशन इस ए के साथ है और ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू तो +-1 के बीच में लाई करेगी, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगी, या 0 या 1, ये कंडीशन है। जो भी वैल्यूज इसकी इंक्रीज करोगे अल्फा की, वो इस इंटेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जैसे जैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वैसे ही आपके पास ए भी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इसी केसेस में विद इंक्रीजिंग ऑफ द सिस्टम, ए जो आपके पास क्या है वो दो स्लिट के बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दिस, और ये चीज है, ये आपके पास ए है। इस ए की कंडीशन से अगर आप देखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और इंटेंसिटी की इसकी वैल्यूज डिक्रीज करती जाएगी। यही बात इस पॉइंट्स में कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमा है वो डिक्रीज करेगी, दैट इज द लाइट अंडरगोज लेस फ्लैरिंग बाय द स्लिट। This secondary maxima also decreases in width and become the weaker। दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपके पास जो ए की वैल्यूज है, स्लिट के बीच का जो डिफरेंसेस है, उसको आप जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाओगे तो जो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो छोटी होती चली जाएगी, ठीक है।
और उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू पड़ी जाएंगी। अब आपके पास b इज मच मच ग्रेटर देन लेमडा, अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन में इसकी जो b की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सेकेंडरी मैक्सिमा ड्यू टू स्लिट डिसअपियर, जो सेकेंडरी मैक्सिमा है ड्यू टू स्लिट ऑलमोस्ट विल बी द डिसअपियर, मीन्स आपके पास जो सेकेंडरी स्पेक्ट्रा मिल रही है वो आपको नहीं मिलेंगे। नाउ तो अगर आपने इसको बहुत दूर कर दिया, इन डिफ्रैक्शन के पैटर्न में क्या हुआ कि ये चीज़ आपका सिंगल स्लिट है, इस पार्ट से आपके पास लाइट, यहाँ से जो लाइट आपका सिंगल स्लिट है ये चीज़ है, यहाँ से लाइट पर अगर इसको आपने बहुत दूर कर दी तो लाइट आएगी तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलेगा नहीं, आपको निकल जाएगी। तो पहले इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, और ये डिस्टेंस अगर आपकी बहुत ज़्यादा है ये वाली, तो धीरे धीरे आपके पास जो सिंगल जो डिफ्रैक्शन है एट सिंगल स्लिट पर वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों फिनोमेना के इंटरफेरेंस फिनोमेना होना जरूरी है। दैट्स वाई डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस फिनोमेना होगी तभी आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि इंटेंसिटी इन डिफ्रैक्शन केस में क्यों कम हो जाती है। रीजन इज दैट कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जहाँ से आपको डिफ्रैक्शन पॉइंट्स मिलते हैं, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट्स हैं इस पे अलग अलग पॉइंट से डिफ्रैक्शन होने की वजह से इस स्क्रीन पर जो जाती हैं पॉइंट्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती रहती हैं, और कैंसिल आउट करने की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के बाकी की जगहों पे इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएंगी। जो आपके पास डिफ्रैक्शन पॉइंट है जहाँ से डिफ्रैक्शन यहाँ पर डिफ्रैक्ट हो रही लाइटें, वहाँ के केसेस में बहुत सारी लाइटें एक दूसरे की इंटेंसिटी को रिड्यूस करती हैं, और वो चीज़ कैंसिल आउट करने की वजह से जो इसका इंटेंसिटी है आपके हायर पोजीशंस पर, सेकेंडरी पर, तीसरी वाली पे, चौथी वाली, फोर्थ पर, जिस पे आप जाते हो वहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ओके, और ये केस इंटरफेरेंस में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स हैं, वह एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट नहीं करते, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज हैं और आपका फेज डिफरेंस वहाँ पे मस्ट बी कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वजह से उसकी इंटेंसिटी आपको चेंज नहीं कर सकते। सो दैट आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि व्हेन द स्लीट विड्थ इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर 2, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ central of the screen is reduced by the factor of 2, so that the intensity of the central is reduced by the factor of 4, क्योंकि ये इंटेंसिटी आपके पास जो गिवन है वो स्क्वायर के टर्म में है, अगर आपने उसको रिड्यूस किया 4 टर्म्स के साथ तो वो रिड्यूस है। तो ये चीज़ आपको इस फिनोमेना में इंटेंसिटी के साथ ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ये आपके पास I0 और ये है I0/4। अब इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ वैल्यूज आपको मिल रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज विद द एंगल ऑफ थीटा, और एक्चुअल में इसका जो इफेक्ट है वो आपको दिख भी सकता है। यहाँ से इस पॉइंट्स के पास जाओगे तो आपके पास ये चीज़ लाइट यहाँ से मिल रही है किसी सोर्स से, आपने इसको इनफाइनाइट सोर्स दिया है, फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन है, फ्रेजनल में आप फाइनाइट को बोलते हो, यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो इस केस में जो लाइट इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो पॉइंट्स आप P है आपके पास, अगर आपने कोई यहाँ पर लेंस लगाया हुआ है तो इस पॉइंट्स P पे चली जाएगी। तो एक्चुअल में जो वैल्यूज आपको यहाँ पर ये दिख रही हैं इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वो इसी टाइप की स्लोप है, और ये जो स्लोप की वैल्यूज आपको मिल रही है वो इसी A पर ही डिपेंड करेगी, इस A पर, ठीक है, इस A वाली वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो जो ये स्लोप है जितना आप बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी, स्लोप बढ़ेगा तो A की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब चूंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ है, आपने इसको कम करा है तो कम होती चली जाएगी। तो बहुत फंडामेंटल चीज़ है, इस बेसिक चीज़ को आपको पकड़ के ही चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना आपके साथ। अब आती है बात डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि कोई लाइट की इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो। लेजर लाइट्स के सोर्स में लाने में, उसकी इंटेंसिटी वेरिएशन चेंज करने में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस ग्रेटिंग पार्ट्स का इंपॉर्टेंट यही है कि आप लेजर लाइट को यूज करके आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, हार्डेस्ट मटेरियल को कटिंग कर सकते हो, बहुत शार्पली कट सकते हो, क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 है। मीन्स इस मीटर के साथ 10⁻⁻10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ बहुत फिनिशिंग से आप किसी चीज़ को कट कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल लाइट को लेजर लाइट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपको ग्रेटिंग करनी पड़ेगी। ग्रेटिंग में एक्चुअली में क्या होता है, नंबर ऑफ जो आपके पास स्लिट है, जो आपने एट सिंगल स्लिट पर देखा था, वही एन स्लिट के पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्लिट बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी इसकी बढ़ती चली जाएगी, और उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन आती है वह I = I0 साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास साइन n बीटा अपान साइन बीटा का स्क्वायर। इस टर्म में आपको इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है।
अब इसी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली अल्फा की जो वैल्यूज थी आपके पास वो थी 2 पाई पाई बाई लेमडा और ए साइन थीटा। लेकिन जब आप बीटा की अब बात करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू पाई बाई लेमडा और यहाँ पर ए प्लस बी साइन थीटा ये आ जाएगा। यही जो बी आपके पास पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, वो इस ए के साथ इसको आप बी एज्यूम कर सकते हो बी। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट्स ए है और इसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो बी है, और ऐसे ही ये पार्ट रिपीट होते जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने कोई एक लेंस लगा दी तो ये सभी एक पॉइंट्स पे जाकर कन्वर्ज हो सकते हैं, इस पॉइंट्स पर यहाँ पर ये जाके, ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये सब इस पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो सकते हैं, सेंट्रल से इस पॉइंट पे, और यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो मिसिंग स्पेक्ट्रा का टर्म की बात यहाँ पे आती है तो वो आएगी आपके पास a प्लस बी अपान ए इक्वल टू एम बाई एन बाई एम। ठीक है, इस वैल्यू से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर ये जो रिलेशन आपके पास गिवन है, अगर आपने इस इक्वेशन में अब किसी एक को, अगर आपने इसमें एम लेमडा माना हुआ है और इसके साथ एन लेमडा माना हुआ है, ठीक है, ये दोनों रिलेशन माना हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही ये रिलेशन आपके पास दिया जाएगा। इसमें से आपका मिसिंग स्पेक्ट्रा निकल जाती है, इससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको इंक्रीज करके मिल जाती है, जिसको एज ए लेजर सोर्स आप यूज कर सकते हो। इसी स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल्स इन द स्टडी ऑफ लाइट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट एंड एब्जॉर्ब द लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखा, लाइट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग। पहला पॉइंट है दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ पैरेलल स्लिट ऑफ इक्वल विड्थ, ये याद रखना आपको, इक्वल विड्थ एंड इक्वल स्पेसिंग इज कॉल्ड रूलिंग परहैप्स एज मेनी एज द सेवरल पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन यहाँ पर, इसी पॉइंट के बेसिस पर ही आपको सारी चीज डिस्कस करनी है। ठीक है, थाउजेंड्स पर मिलीमीटर, एक ही मिलीमीटर्स के अंदर इतने सारे बहुत सारे स्लिट्स आप लगा दो ताकि उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और उसको यूज कर सकते हो एज ए लेजर सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप किसी लंबे से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, किसी बड़ी सी सेटअप को कटिंग कर सकते हैं, हार्डेस्ट डिवाइसेस को आप किसी मटेरियल को कट कर सकते हो, डायमंड कटर्स, फिर ये आयरन कटिंग या किसी और चीज़ की कटिंग करनी है तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो। इस कंडीशन में जो सेपरेशन आपके पास डी गिवन है, जो डी है आपके पास वो क्या है, ए प्लस बी, इसी को एज्यूम कर सकते हो। बिटवीन द रूलिंग कॉल्ड द ग्रेटिंग स्पेसिंग, इसी को ये बोलते हैं ग्रेटिंग स्पेसिंग। इफ एन रूलिंग ऑक्युपाई ए टोटल विथ ओमेगा देन डी इज इक्वल टू ओमेगा बाई एन, डी इज इक्वल टू ओमेगा बाई एन फॉर लाइट रे emerging from each slit at a single theta as a angle theta. There is a path difference d sin theta between each ray, one directly above the d is called the grating element. ये जो आपके पास नाम आया grating element का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस बेसिक फंडामेंटल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो ग्रेटिंग एलिमेंट आपके पास आता है, ग्रेटिंग एलिमेंट को आप a प्लस बी के नाम से देख सकते हो, और ये होता है 2.54 अपान n, ठीक है, और ये वैल्यूज आपके पास आती है सेंटीमीटर में। n नंबर ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट्स, जितनी यहाँ पे थाउजेंड्स हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, 900 हो सकते हैं, जितनी भी हो जाएं, वो इन सब की वैल्यूज को आपको यहाँ पुट करना है एंड देन 2.54 अपान n के साथ इसको डिवाइड करना है। ये आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट है। इसी ग्रेटिंग एलिमेंट से ही आपको ये पता चलता है कि इसमें कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मिल जाएगी, ठीक है, और इसकी हेल्प से आप वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसके हिसाब से आप फेज डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो द डिस्कस द पार्ट इज देयर फॉर कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा। चूंकि ब्राइट यहाँ से डिफाइन किया हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो पाथ डिफरेंस है एल लेमडा फॉर ब्राइट के लिए, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस माइनस 1, ठीक है, लेमडा बाई 2 फॉर डार्क के लिए। तो ये डार्क है आपके पास, और ये फ्रिंज आपके पास क्या है, ब्राइट की है, ठीक है, ये फ्रिंज आपकी क्या है, ब्राइट के लिए। तो दोनों ही चीजें आपके पास मिल जाती है। अब आती है बात फ्रिंजनल जोन की। तो इस पैटर्न में हम लोगों ने डिफ्रेक्शन के जो सेक्शन आता है वहाँ पे हमने सब कुछ ग्रेटिंग के साथ डिस्कस कर ली, और वहाँ से 2 पॉइंट्स और भी आप चाहते हो तो देख सकते हैं। जैसे एक पार्ट आपके पास आएगा a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा गिवन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर। एक चीज़ निकाल सकते हैं आप,
रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। और दूसरा टर्म आप निकाल सकते हैं यहाँ से डिस्पर्सिव पावर। एक चीज निकालोगे आप, डिस्पर्सिव पावर। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्पर्सिव पावर इज नथिंग बट डी थीटा अपॉन डी लेमडा, इसकी वैल्यू निकालना आपको। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर आपको ऐसा है लेमडा अपॉन डी लेमडा इक्वल टू एन इन कैपिटल एन। ये दो चीजें आपको देखनी। तो आपके पास जो ग्रेटिंग करी आपने, उस ग्रेटिंग के हेल्प से आपके पास जो डी थीटा अपॉन डी लेमडा है तो मिल सकता है, सिंगल स्लिट पर भी लिख सकता है। डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या है कि आपके पास है ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ए प्लस बी साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा, डी थीटा इक्वल टू एन डी लेमडा, ठीक है। और जो डिस्पर्सिव पावर का डिफिनीशन है यहाँ पर, आप जब इसको लिखोगे आप डी थीटा अपान डी लेमडा, तो एन अपान ए प्लस बी और इंटू कॉस थीटा, ये टर्म आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास ये काम है डिस्पर्सिव पावर का। यही डिस्पर्सिव पावर आपको इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि जो आपके पास गिवन प्रिज्म के ऊपर किसी ऑर्डिनरी लाइट को अगर आप पास करते हैं, किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को इस पे पास करोगे आप, तो ये कितना डिस्पर्सिव होगा यहां से, ठीक है। और यही जो सिस्टम आपके पास गिवन है, ये आपके पास क्या, विबग्योर। यही सिस्टम क्या है, विबग्योर। तो इस विबग्योर के सेक्शन में जो डेविएशन ऑफ लाइट है वो इसी के अकॉर्डिंगली वेवलेंथ के साथ वेरिएशन है इस एंगल के साथ। एक्चुअल में जो इसका डेविएशन डिस्कशन के पार्ट होते हैं वो डिस्कशन का पार्ट तो कहीं और है। इस पॉइंट से कट करिए, इससे नॉर्मल करिए, तो ये जो आपके पास मिलेगा ये डेविएशन एंगल है। इस एंगल के अकॉर्डिंगली ये जितने भी आपके पास प्रिज्म से डेविएशन होते हैं वो इससे आप डिफाइन कर सकते हो। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। और रिजॉल्विंग पावर क्या है, वो क्वालिटी है, किसी इंस्ट्रूमेंट्स की वो प्रॉपर्टी है या वो क्वालिटी है जो किसी पास के कितने क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट को अलग अलग आपको दिखा दे, करके अलग कर दे। एक ऐसी डिस्टेंस होगी जिसके बाद वो नहीं दिखाई देगी, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। रिजॉल्विंग लिमिट के अकॉर्डिंगली आप इस चीज को देख सकते हो। तो जो डिफ्रेक्शन पैटर्न में आपने देखा वहां पर कि जो फ्रानाफर डिफ्रेक्शन है जिसमें सोर्स इनफाइनाइट से आए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने जब उसमें ग्रेटिंग कर दी, नंबर ऑफ स्लिट को इंक्रीज कर दिया, तो आपने देखा कि उसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज कर गई। जैसे कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी यहां पर आपने देखा इस पैटर्न में ये वाली इक्वेशन। अगर मैं 2 स्लिट के लिए बात करता हूं, 2 स्लिट के लिए, तो 2 स्लिट के केसेस में एन की वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पर 2। अगर आप 2 रखेंगे इस वैल्यूज के साथ, तो जो आपके पास नॉर्मल इंटेंसिटी यहाँ पर है, इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी आपके पास आएगी वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू यहाँ पर 2 रखोगे आप तो 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा अपन साइन बीटा, स्क्वायर रखा है तो साइन बीटा कैंसिल हो गया, और ये बच जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा के साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि 2 स्लिट के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी जो आई है वो इंटेंसिटी के साथ इस प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर बीटा वाले टर्म के साथ मैच करती है। कई बार लोग एमसीक्यूज में इस चीज को गलत कर देते हैं, उनको लगता है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा लगता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा के साथ नहीं है, वो इसके साथ वेरिएशन के 2 स्लिट के लिए। और इन जनरल अगर हम बात करते हैं एन स्लिट के लिए, जब हम एन स्लिट की इंटेंसिटी की हम बात करेंगे तो यहां पर जो आई इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा, और इसके अकॉर्डिंगली जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो इस तरीके से आएगा, आई के साथ एन का, ये एन स्क्वायर के साथ इस तरीके से ये इंक्रीज करता हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत बढ़िया क्वालिटी से चलती है। तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन सीयूटी के लिए आना है। अब फंडामेंटल को थोड़ा सा हम अप करके रख रहे हैं, लेवल को भी, कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा अप करके, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन टफ आए तो आपको परेशानी ना हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो पैटर्न है यहाँ पर, अब इसकी बात आती है फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन की। 2 ही चीज होती हैं, एक होता है हमारे पास फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, दूसरा होता है फ्रेजनल डिफ्रेक्शन। तो फ्राउनहोफर को आपने ग्रेटिंग तक देख लिया, रिजॉल्विंग पावर लिमिट तक देख ली, डिस्पर्सिव पावर तक देख लिया। अब आप देख रहे हैं फ्रेजनल डिफ्रेक्शन के साथ कि फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन क्या है। हाफ पीरियड का मतलब होता है जो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 के साथ चेंज होगा किसी मीडियम पे जाने के साथ, उसी से रिलेटेड लेमडा बाई 2। फेज जो आपके पास गिवन होगा, फेज किसी मीडियम से चेंज करोगे तो पाई आएगा। इस पाई की वजह से आपने जब 2 पाई बाई लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स, जब आप पाथ डिफरेंस निकालते हो तो पाई से पाई कैंसिल होगा,
और यही जो डेल्टा एक्स है वो लेमडा बाई 2 के टर्म ज़्यादा, और इसी लेमडा बाई 2 की वजह से इसको हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। और ये होता क्या एक्चुअल में, कोई रेक्टेंगुलर पीस लीजिए, इस तरीके से आप कोई सीट ले लीजिए, छोटी सी एक सीट लीजिए, और उस सीट के साथ छोटे छोटे स्पीड कट कर दीजिए, छोटे छोटे स्टिप्स कट कर लीजिए, 1 स्टिप 2 स्टिप 3 स्टिप। अब उस पर आप लाइट भेजेंगे तो उसका अपना एक मैक्सिमा इंटेंसिटी के साथ एक सेंट्रल पॉइंट पे चली जाएगी और बहुत सारे डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको दिखाई दे देंगे। अब चूंकि वो सारे डिफरेंस जब आप उस मीडियम के साथ उसको पास करते हैं, जो स्टिप आपके पास उसके साथ अंदर से होल करके पास करते हैं, तो सब में फेज डिफरेंस पाई का आएगा। तो इसकी वजह से जो भी इनके पाथ हैं इस पॉइंट पी पर जहां पर आप इंटेंसिटी देख रहे हैं, इन सब के साथ ये रिलेशन आपको जो गिवन है वो लेमडा बाई 2 के साथ चेंज हो रहा है। क्योंकि ये स्टिप्स n नंबर ऑफ स्टिप्स तक जा सकते हो, तो इसको n लेमडा बाई 2 कहते हैं। जो फर्स्ट प्रियोलिन जोन्स होगा वहां पर आप लेमडा बाई 2 का हो गया। तो ये डिस्टेंस आपके पास अगर r है तो इसको आप r प्लस लेमडा बाई 2 पहले वाले स्लिट के लिए आप कह सकते हो। फिर उसके बाद r के बाद क्या आएगा, n लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 2, इस तरीके के डैश डैश करके आ जाएंगे। तो इस तरीके का आपका 0 सेकेंड 1 2 3 इस तरीके के बहुत सारे आपके पास जोन के पैटर्न मिल जाते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ पीरियड जोन। अकॉर्डिंग टू द फ्रेजनल इंटायर वेव फ्रंट, ओके, According to Fresnel, entire wavefront can be divided into the large number of parts or zones which can known as the Fresnel half period zone। अब मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि ये हाफ पीरियड जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप मीडियम से इस लाइट को पास करोगे तो फेज का डिफरेंस पाई होने की वजह से पाथ का डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और उसी लेमडा बाई 2 की वजह से इसको हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। और ये होता कैसे है, आप बहुत सारे की स्टिप्स को कटिंग कर दो, रेक्टेंगुलर पीसेस को लो, छोटे छोटे पीस कट करो, तो आपको डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के पैटर्न मिल जाते हैं, और एक पॉइंट पी पर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें वेरिएशन करती हैं। अब इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से आप इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर द रिजल्टेंट इफेक्ट एट एनी पॉइंट पी ऑन इंक्रीज इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम द वेरियस जोन। तो वेरियस जोन की जो इफेक्ट्स हैं उसका कंबाइन इफेक्ट ही हमारे इस पी पॉइंट पर दिखता है, जो यहाँ पर इंटेंसिटी दिख रही है। यही प्रॉपर्टी है फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन की, और इसीलिए उसको हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। उसके लिए दो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ABCD वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो रेक्टेंगुलर एक शेप है, उसके अकॉर्डिंगली एक प्लेन वेव फ्रंट कर दिया। वी डिजायर द फाइंड इट्स इफेक्ट एट पॉइंट P, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस D प्लस लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे ये D एज्यूम कर रखा है, कहीं कहीं बुक में आपको R दिखेगा, तो जहाँ पे R दिखेगा R प्लस लेमडा बाई 2 के साथ आप इसको देख सकते हो। विथ सेंटर P, देन दिस स्फीयर विल कट द वेव फ्रंट इन ए सर्किल, सर्किल 1। दिस सर्कुलर जोन इज कॉल्ड द फ्रेजनल फर्स्ट जोन। तो पहला जोन आपके पास यहाँ पर है इस पॉइंट्स के पास, जिसको आप फर्स्ट फ्रेजनल जोन कहते हो। इसके बाद आपका सेकेंडरी, फिर इसके बाद आपका टर्सरी, एंड जितने भी जोन आएंगे वो इसके साथ आ जाते हैं। नाउ द स्फीयर ऑफ रेडियस D प्लस 2 लेमडा बाई 2 दूसरे वाले के लिए, जिसको आप सेकेंडरी बोलते हो, सेकेंड हाफ पीरियड जोन। ऐसे ही आप डैश डैश करके आप n तक जा सकते हो, जहाँ पर आप सर्किल n को nth सर्किल के लिए n-1 सर्किल इज डिफाइंड एज द nth हाफ पीरियड जोन। और उसके लिए जो वैल्यूज थी आपके पास वो क्या थी, r प्लस n लेमडा बाई 2, ये आपके पास जोन है, और यही n आपके पास शो करता है n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन। ठीक है, और इस एंगल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ये थीटा है और ये थीटा n, दोनों थीटा n है, और ये डिस्टेंस d है, और ये डिस्टेंस यहाँ पे r हो सकती है, इसलिए इसको rn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस Rn के साथ इस डायमीटर का कोई रिलेशन तो है, वो दिख रहा है कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो Rn इज प्रोपोर्शनल टू रूट में वेवलेंथ लेमडा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास है, इसके अकॉर्डिंगली आपको लेके चलना है। और यही चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पर जो Rn की वैल्यू है रूट में, मतलब इस Rn इज रूट में n के साथ है। अब जब भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इस n के ऑर्डर के साथ और r के, तो वो कुछ इस तरीके से आपको सैचुरेशन पर्सन में दिखेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको एटलीस्ट देख के जाना है, और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको आगे की तरफ जाना है, ताकि कोई भी नई चीज़ जो इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पैटर्न से आए वो आपके नॉलेज में एटलीस्ट होना चाहिए, इसलिए इसके फंडामेंटल पार्ट्स आपके लिए दिए जा रहे हैं। अब आती बात एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। तो एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन यहाँ पर गिवन है, an इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है,
इस हाफ पीरियड जोन की जो वैल्यू है पाई डी लेमडा। अब इसकी जो हाफ पीरियड जोन एन की वैल्यूज है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आपके पास दिख रही थी बहुत सारे हाफ पीरियड जोन, अब वो उस पर डिपेंड, एन का टर्म इसमें आया नहीं तो वो उससे इंडिपेंडेंट है। तो एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन इज द सेम फॉर ऑल। ये हो गया ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि उससे इंडिपेंडेंट हो गया इसलिए। अब इसकी बात आती है डिस्टेंस की, डी की। तो डी इक्वल टू क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस आर एन प्लस आर एन माइनस 1/2, तो डी प्लस 2n माइनस लेमडा बाई 2। तो ये वैल्यू जब वहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। तो ये मीन डिस्टेंस है दोनों के साथ ही, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको सारे रिलेशन यहाँ पर देखना है। अब इस केस में जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द हाफ पीरियड जोन के लिए वो आपको पहले ही बताया गया कि 2 कंसेक्यूटिव हाफ पीरियड जोन एंड रीचिंग द पॉइंट P इज पाई। तभी ये आपके पास जो पाथ डिफरेंस है ये पहले ही बताया आपको मैंने, तभी ये लेमडा बाई 2 आएगा। द टाइम डिफरेंस इज t/2, जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या आएगा, t/2 आएगा यहाँ पर। तो बहुत सिंपल फंडामेंटल के साथ चलना आपको कि जब आप मीडियम चेंज कर रहे हो तो पाई का चेंज आएगा। अगर ये पाई का चेंज है तो जो रिलेशन आपके पास गिवन है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स, इससे आपका पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 आएगा और इसके टाइम के साथ जो रिलेशन है वो t/2 आ जाएगा। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल लेके चलना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द एनी 2 इवन आर ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड इज 2 की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आ जाएगा, पहले के लिए पाई दूसरे के लिए पाई, तो 2 पाई का रिलेशन आएगा, ठीक है। नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ हाफ पीरियड जोन की कितनी वैल्यूज आती है। एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी आर इक्वल टू यहाँ पर an/dn 1 प्लस कॉस एन थीटा आ गया। इसकी भी इंटेंसिटी में ये जो ट्रायल सोल्यूशन आपके पास गिवन है दिया हुआ है, इससे भी ये चीज़ पता चल रही है यहाँ पर कि ये आर एन की जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो 1 प्लस कॉस थीटा टर्म के साथ रिलेटेड है। तो ये रिलेशन सिमिलर लाइक बिहेव जब आप इंटरफेरेंस फिनोमेना में गए थे तो वहाँ पर आपके पास मिला था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ये था। अगर आपने इस सबको सेम कर रखा है तो आपके पास ये आ जाएंगे 2 और यहाँ से भी 2, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो 2a² अगर आप बाहर करते हो तो 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। इसी के पैटर्न पर 1 प्लस कॉस वाला फाई का टर्म वो इंटेंसिटी वेरिएशन का इक्वेशन यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना, इसी से कोरिलेटेड है ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर जो एरिया ऑफ हाफ जोन है डीएन की वैल्यू जो मीन ऑफ nth जोन के लिए ये सभी क्या है 1 प्लस कॉस थीटा एन के साथ रिलेटेड है और ऑब्लिक्विटी ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू आज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ आर एन ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। तो एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसको ग्रेजुअली डिक्रीजेस का मतलब क्या है, जो मीन वैल्यूज आपके पास गिवन है वो इस तरीके का दिखेगा आपको कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी की फर्स्ट लेवल है यहाँ पर इस पॉइंट से वो इंक्रीज नहीं होके थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास इंटेंसिटी यहाँ की थोड़ी सी डिक्रीजेस मिलेगी आपको, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। डिफ्रैक्शन पैटर्न में डिक्रीज करेगी इंटेंसिटी तो वो डिक्रीज ही होती जाती है। सो दैट जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास गिवन है द वेवलेंथ फ्रॉम द 2 consecutive हाफ पीरियड जोन मीट्स एट द अपोजिट फेज एट द पी पॉइंट, ठीक है। दोनों ही अपोजिट फेज आप तो पी पॉइंट के साथ मिल जाते हैं यहाँ पर। हैंस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी पर किस तरीके से दिखता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। R इक्वल टू R1 माइनस R2, एक फंक्शन आपके पास इवन है, दूसरा फंक्शन देखो आप पहला प्लस है माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। ये क्यों आ रहा है प्लस माइनस, क्योंकि जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन जोन है वो क्या है, वो इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है, यही तो है। तो पहला आपके पास अगर R1 है ये तो ये प्लस R2 है, ये R3 है और ये क्या आपके पास R4 है। तो R1 पॉजिटिव है, R3 पॉजिटिव है, ऐसे ही R5 भी आपका पॉजिटिव होगा, R5 ये भी आपका पॉजिटिव होगा। नेगेटिव साइन के साथ कौन सा आपके पास आ रहा है वो है R2 R4, ये वाले नेगेटिव टर्म्स आते हैं। अब ओवरऑल अब इंटेंसिटी ऑफ दिस इक्वेशन का आप देखते हैं फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी पर देर Rn माइनस Rn इक्वल टू 0 सो दैट R इक्वल टू Rn बाई 2। तो एक्चुअल में जो पहली इंटेंसिटी आपके पास दिख रही है उसी का हाफ
ये R/R1/2 ही एक चौथ में डिफ्रैक्शन में, जब आप फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की बात करते हो तो उस केसेस में जिसका इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो R1/2 के पास आती है। बाकी सारी इंटेंसिटी विल बी द रिड्यूस, बिकॉज जब आप एवरेज निकालते हैं तो इसका और इसका एवरेज मीन्स R2 प्लस R4/2 की वैल्यू ही R3 की वैल्यू होगी। ठीक है, R3 की वैल्यूज होगी। For the large number of half period zone, the amplitude of light at point P due to the whole wave front is half the amplitude due to the first, ठीक है, पीरियड जोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको याद रखना है कि जो इसका रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वाले का हाफ ही होगा इस केसेस में। So that the ratio of amplitude due to the consecutive half period zone is constant and is less than 1. So that Rn upon Rn minus 1 is equal to R5/R4, R4/R3, 3/2, 2/1. This is equal to constant is always less than 1. ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज जब आप इसको इसे डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। तो ये रेशियो इसी फॉर्म में दे रखा है कि 5 ऊपर है 4 नीचे है, मीन्स आगे वाली छोटी वैल्यू ऊपर है बड़ी वैल्यू नीचे है, सब में छोटी वैल्यू, इसीलिए लेस देन 1 आएगी के केसेस में। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, छोटे क्लासेस की वैल्यूज है। सो दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर बाई 4, बिकॉज आपने ये जूम कर रखा है कि आपके पास ये वैल्यूज है और यहीं से जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो R1 का स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बस आपको सिर्फ ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू द होल वेव फ्रंट इज 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट पीरियड। हाफ पीरियड जोन का जो आपके पास दिख रही है सब फ्रेजनल का पार्ट है। फ्राना पर अलग डिस्कस किया आप लोगों ने और फ्रेजनल को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है, इंटेंसिटी विल बी द डिक्रीजेस। ठीक है, विद द इंक्रीजिंग ऑफ दिस सेक्शन द डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, अब आती है बात सर्कुलर आर्क की, कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर डिस्क। इस केसेस में when disk is placed in the path of a light beam the diffraction pattern is formed on the screen। तो इस तरीके से आपके पास एक स्क्रीन दिखेगी, ये वाली आपने यहाँ पे एक सर्कुलर लगा दिया, ये डिस्क लगा दी, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने इसकी जो पॉइंट्स थी इंटेंसिटी की वो तो आपने रोक दी यहाँ पे इसकी वजह से तो गई नहीं, उसके बाद आपको डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क ब्राइट इस तरीके से फ्रिंजेस मिलेंगे और ये पैटर्न आपके इस स्क्रीन सेक्शन में मिल जाएगी। क्या है इस प्रॉपर्टी सेक्शन की? At the center of the circular shadow of disk, there occurs a bright spot. The spot is called the Fresnel spot or the Poisson spot. इसको आप Fresnel spot कह सकते हो या आप इसको कह सकते हो Fresnel spot। इसकी वजह से यहाँ पर जो आपके पास गिवन है, और ये हुआ क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न विल ऑकरिंग एट द सेंटर ऑफ दिस जोन। That's why the intensity of bright spot decreases when the size of a disk is increases। जितना बड़ा मीन्स आपके पास कोई चीज़ बहुत पास में है तो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी। सेंटर मैक्सिमा है उसके बाद डिक्रीज करते हुए मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने उस स्पॉट को बहुत बड़ा कर दिया, अब मैं इसी स्क्रीन पे कोई लाइट भेज रहा हूँ, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा लगा दिया और यहाँ से भेजा, अब उसमें जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न से स्क्रीन मिलनी है वो तो यहाँ नहीं मिलेगी। अगर मैं एक छोटा सा पार्ट, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इतना फिंगर लगाऊँ इस पर जाएगी, तो इससे जो डिफ्रैक्शन सेक्शन मिल रहा है इसके इस पॉइंट्स पे तो कुछ ना कुछ स्पॉट मिलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिल जाएगी। अब मैं इसी को इतना बड़ा लगा दूंगा तो वो उसके पीछे क्या होगा, डार्क सा मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज डिफ्रैक्शन पैटर्न का आपको समझना होगा। नाउ सर्कुलर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड अराउंड द ब्राइट स्पॉट विद द ब्राइट फ्रिंजेस विथ इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो दैट R be the radius of the disk, D is the distance between the screen, and the disk A is the wavelength of the light used for n is equal to half period zone covered, so that जो यहाँ पर n d lambda is equal to pi r square and n is equal to I square by d lambda। ठीक है, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल लेके चलना है। एडवांस का क्वेश्चंस के लिए जैसे भी आएंगे, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जो कि केस बेस्ड स्टडी पर हो, तो हो सकता है वो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस का दे दें और उसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज आपको पास दिया जाए, आपको वहाँ से उसको सॉल्व करना पड़े। सो दैट फिफ्थ पॉइंट इज देयर, इफ द डिस्क obstruct only the first half period zone,
द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द सेंटर पॉइंट इज आर इक्वल टू माइनस का R2, R3, R4। क्यों ऐसा लिखा, इस बात को समझने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने जब इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा की बात करते हो यहाँ पर, तो ये इंटेंसिटी आपने इस तरीके से बात करी हुई है, ये इंटेंसिटी आप इस तरीके से बात करे हुए हैं, और इसी लाइट के रेज में अगर आपने एक स्पॉट लगा दिया यहाँ पर रख दिया, तब तो ये वाली इंटेंसिटी तो गई, यहाँ से ये वाली इंटेंसिटी स्टार्ट हो गई। तो पहली की जो इंटेंसिटी आपको पास दी थी वो E1 की, वो तो चला गया। आपकी जो दूसरी वाली एम्पलीट्यूड है A2 की, यहीं से तो स्टार्ट होगा। जब दूसरी E2 से स्टार्ट होगा तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी यहीं से चालू करेंगे, माइनस का R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश करके अप्रॉक्सीमेट टू जो पहली मैक्सिमम इंटेंसिटी उसी का तो हाफ आ रहा है, तो माइनस का R2 है, इसलिए माइनस का R2 बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली जो इंटेंसिटी है उसको आप स्क्वायर कर दोगे तो K R2 का स्क्वायर बाई 4 विच इज स्लाइटली लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ K R1 स्क्वायर बाई 4, इससे थोड़ा सा कम है। ड्यू टू द होल इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपके पास इंटेंसिटी मिल रही थी, यहाँ पर जो इंटेंसिटी आपको ये मिल रही थी, जब आपने कोई चीज़ बीच में डिस्क लगा दिया यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंगली जो इंटेंसिटी आपको मिली ये तो कुछ मिली नहीं, जो भी आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बना वो यहाँ से आएगा और इससे अकॉर्डिंगली आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट आएगा आपके पास और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और इसके अकॉर्डिंगली ये डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ डिक्रीज कर जाएगी। अब आपके पास आती है वैल्यूज। द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट इज गिवन बाय I इक्वल टू K R n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट हाफ पीरियड जोन। ठीक है, अब आती है आपके पास डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर अपर्चर। तो सर्कुलर अपर्चर का मतलब यहाँ पे होल कर दिया आपने, तो यहाँ पर एक डिस्क मिलेगी और उसकी जो इंटेंसिटी वो मैक्सिमम होगी, फिर डार्क एंड ब्राइट मिल जाएगी। तो इसमें से तो आपके पास जाएंगी ये चीज़ें, क्लियर है। तो यहाँ पर जो सिस्टम गिवन है इसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स की सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी, बाकी का डिक्रीज करता हुआ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल इसका, इसी को देख के आपको आगे की तरफ चलना है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में आपको डिस्कशन नहीं करने हैं। ऐसे ही आपके पास और भी मिल गया। इन जनरल इफ द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन एज पासिंग थ्रू द अपर्चर इज ऑड, द सेंट्रल पॉइंट विल बी द ब्राइट, इफ एन इज द इवन सेंट्रल पॉइंट विल बी द डार्क। तो यहाँ पर इवन और ऑड के हिसाब से आपके पास ये ब्राइट और ये डार्क स्पॉट मिल रहे हैं। जहाँ पर आपके पास n की वैल्यूज़, यहाँ पर जो n की वैल्यूज़ गिवन है ये क्या इवन नंबर है, यहाँ पर n की वैल्यूज़ कितना आपके पास ऑड नंबर है। तो ये जो ऑड है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखो ब्राइट मिल रहा है, जो इवन है उसके लिए आपके पास डार्क मिल रहा है। स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, जब आपने इस इंटेंसिटी की बात करी थी इस पॉइंट्स पर, तो आपने पहले यही कहा था कि ये इंटेंसिटी आपके पास मिल रही है। तो ये पहली इंटेंसिटी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड E1 की है, ये तो ब्राइट की दिखेगी इसके बाद, या आप इसको बिल्कुल ऐसे देख सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ऐसे देख लो, ये पॉइंट्स आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की है, यहीं से आप इसको स्टार्ट करते हो। तो धीरे धीरे वो डिक्रीज करते हुए इस तरीके से जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये इंटेंसिटी आपके पास ये डिक्रीज करती जाएगी इस पॉइंट से, उसके अकॉर्डिंगली आपने जैसे E2 की बात करी इस पॉइंट्स पर या इस पॉइंट पर, जहाँ पे भी करोगे आप, तो n की वैल्यूज 2 पर, n की वैल्यू 2 पर डार्क, n की वैल्यू 1 पर ये ब्राइट, और जो Rn की वैल्यूज आपके पास मिल गई है R स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू लेमडा। सो बी इक्वल टू R स्क्वायर बाई लेमडा, और यही जो v दे रखा है वो फोकल लेंथ के बराबर होती है और Rn का स्क्वायर बाई लेमडा हो जाती है। अब एक खास बात यहाँ पर आपको और देखने की मिल रही है कि जो R की वैल्यूज है R स्क्वायर की, वो f ऑफ लेमडा है, सो दैट R की वैल्यू प्लस माइनस f इंटू लेमडा। इसको बोलते हैं मल्टीपल फोकाई। मल्टीपल फोकाई, एक रेडियस के पास एक से ज़्यादा फोकल लेंथ है प्रेजेंट है वहाँ पर, और वो वैल्यूज आपको दिखती है। यही रीज़न है कि जो इसकी इंटेंसिटी आपके पास दिख रही है एम्पलीट्यूड के साथ है और वो डिक्रीजेस पॉइंट के हिसाब से आ रही है। क्लियर है। तो इसी सेक्शन के हिसाब से आपको इस चीज़ को देख के चलना है। सो दैट इस पॉइंट्स पे आप यहाँ पे कहते हो द सेंट्रल ब्राइट डिस्क इज नोन एज द एरे डिस्क। ठीक है, एरे डिस्क, एंड इन द नॉन एक्सियल रीजन ब्राइट एंड डार्क डिफ्रैक्शन आर ऑब्टेन्ड इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट डिफ्रैक्शन रिंग, so that gradually goes on decreasing where the dark diffraction goes on the increasing। तो नॉर्मली डिक्रीजेस हैं डिफ्रैक्शन के पैटर्न में, उसमें कोई बात नहीं है खास। द फर्स्ट डार्क रिंग ऑब्टेन्ड
अराउंड द सेंटर ब्राइट डिस्क इज नोन एज एरे रिंग। ओके, अब आपके पास आ गया जोन प्लेट। जोन प्लेट से बहुत फंडामेंटल आपको याद रखना है कि R इज प्रोपोर्शनल टू रूट में N। ठीक है, द डिफ्रेक्शन डिवाइस यूज टू एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट द डिफ्रेक्शन इफेक्ट। जो डिफ्रेक्शन का इफेक्ट है इंटेंसिटी के साथ इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको हम करते हैं जोन प्लेट। उस जोन प्लेट के अकॉर्डिंगली क्या है, ये तो है जोन प्लेट, आपने छोटे छोटे स्टेप कर कर रखी है, इस पर से आप लाइट भेज दो, आपके पास डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड जोन प्लेट। इसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो रिजल्टेंट के लिए कि यही आपका जो आया है R1/2 ही होगा, ये वैल्यूज यहीं पर होगी। तो पॉजिटिव जोन प्लेट होगा, एक निगेटिव जोन प्लेट होगा। ठीक है, तो इस केस में दो जोन प्लेट्स आपको मिलेंगे। दूसरा आपके पास है निगेटिव जोन प्लेट। ठीक है, व्हेन इवन जोन प्लेट्स आर केप्ट ट्रांसपेरेंट टू नून, अपने इवन नंबर को ट्रांसपेरेंट रखा तो ये आपके पास नेगेटिव आ गई। अगर आपने ऑड को ट्रांसपेरेंट रखा तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गई। तो जोन प्लेट क्या है, एक सीट ही है, एक सीट की तरह है, और उसमें छोटे छोटे स्ट्रिप्स कटिंग करा आपने, उस जोन को आप जोन प्लेट कहते हो। अगर आपके पास ऑड नंबर अगर इसमें से आपने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है तो पॉजिटिव को चला जाएगा, अगर इवन नंबर रखा हुआ है तो नेगेटिव जोन प्लेट चला जाएगा। ठीक है, और इंटेंसिटी वही है जो आपके पास फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में दिख रही थी, R1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर बाई 4। ये रिजल्ट आपको भी याद रखना है, इसके हिसाब से आप एक MCQ को सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। नाउ द जोन प्लेट बिहेव्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस, ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। For a plane wave front, the image of source is the formed. Image is the formed at the distance d. That is, d is equal to the principal focal length of the first focal length. So that f1 is equal to d r square by lambda. ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। और इसके अकॉर्डिंगली जो मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट्स हैं वह एफ पी इक्वल टू आपके पास ये रिजल्ट आएगा R स्क्वायर अपॉन 2p माइनस 1 इंटू लेमडा, वेयर p की वैल्यू क्या है, आप 1 2 3 4 5 आप रिप्रेजेंट करते जाइए, रखते जाइए, और आपके पास मल्टीपल फोकाई मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल ही लेके चलना है, इसको एडवांस में नहीं देखना है, इसके बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं, बेसिक फंडामेंटल ही देखना है। जैसे यहाँ पर आपके पास है, एक आपके पास प्रिंसिपल फोकल लेंथ की एक फार्मूला ये देख के चलिए आप, एफ पी इक्वल टू आर एन का स्क्वायर अपॉन एन लेमडा। दूसरा आप देख सकते हैं फोकल लेंथ है एफ पी इक्वल टू आर एन बाई 2n माइनस 1 इंटू लेमडा एन लेमडा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देख के चलना है कि 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी इक्वल टू एन लेमडा अपान आर एन का स्क्वायर, और यही चीज़ आपके पास 1 अपान एफ के बराबर भी होती है, जहाँ से आप कह सकते हो 1 अपान एफ इक्वल टू एन लेमडा अपान आर एन का स्क्वायर। ये रिलेशन भी याद रखना आपको। और यही इसके पास जोन प्लेट है इस डिस्टेंस के साथ, ये वो पॉइंट है जहाँ से आप लाइट भेज के उसका डिफ्रेक्शन देखते हो, ये लाइट भेजोगे आप इस पॉइंट पर डिफ्रेक्शन पी पॉइंट से देखते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टिप्स के पॉइंट है जहाँ से कटिंग है लाइट की। समझ आ रही बात सबको, ये छोटे छोटे स्टिप्स हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को कट किया है, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो इसी के साथ ले रहे हैं, और वहीं से इसका डिफ्रेक्शन पैटर्न देख रहे हैं। क्लियर है ना, और इसी जोन को हम लोग जोन प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। तो जैसे आपने वेव ऑप्टिक्स का पूरी जो कहानी आपने शुरू करी इसमें वेव ऑप्टिक्स की, तो 3 डिवीजन पार्ट्स थे। पहला आपके पास था इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। दूसरा पार्ट आपने खत्म किया डिफ्रेक्शन, और थर्ड पार्ट आपके पास आ गया आपके पास पोलराइजेशन। ये आ गया पोलराइजेशन, और ये तीनों ही चीज़ें मिलके ही वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट करती हैं। तो अब बात आती है पोलराइजेशन की। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट होगी, इस ऑर्डिनरी लाइट है, इसका वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, और आपने इसको किसी इस तरीके से एक प्रिज्म में से भेजा, एक डिवाइस है ऑप्टिकल डिवाइसेस से, तो इसकी जो इंटेंसिटी है इसके पास होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखने लग गई। ठीक है ना, तो जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो आफ्टर डिफ्रेक्शन से जब पोलराइज लाइट होगी, अगर आपने किसी एक मटेरियल पर, मीडियम पर, इसको आपने ऐसे भेज दिया, इस लाइट को यहाँ पे भेजा, और ये डिफ्रेक्ट हो गई या ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो इस दोनों पॉइंट्स में क्या है, यहाँ पर तो छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाएंगे, ये एक पोलराइजेशन होगा, दूसरा पोलराइजेशन ये होगा, इस तरीके से ये दोनों पोलराइज हो जाते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट का क्या है, ऑल डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन है, यहाँ पर ऑल डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शंस में है, और यहाँ से लाइट इस पॉइंट्स पर आ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। एक पोलराइजेशन यहाँ पे, ये दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट हैं। इस प्लेन पोलराइजेशन लाइट के अंदर जो प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन
पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द पेज है और ये पैरेलल टू द पेज है। तो एक पोलराइजेशन इस तरीके से है। नॉर्मली क्या है, जो लाइट होगी आपके पास उसकी जो वाइब्रेशंस होंगे वो होंगे इस तरीके से भी और वो होंगे इस तरीके से भी, दोनों वाइब्रेशंस होंगी। इस तरीके से वाइब्रेट भी हो रही हैं और इस तरीके से, ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडनल नेचर, दोनों नेचर से इसमें। जब आप उसमें से लाइट को पास करते हो किसी इंटेंसिटी के साथ इस डिवाइस के साथ, तो जो ये ऑसिलेशन वाली ये पार्ट्स हैं वो तो कट हो जाएंगे, खाली ये वाला एक ही पास करेगा। एक लाइट जो पास करती है वो पोलराइज लाइट है। मीन्स जो वाइब्रेशंस है इन ऑल डायरेक्शंस में वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, एक सिंगल वाइब्रेशन के साथ। तो वो चीज़ आपके पास पोलराइज लाइट हो जाएगी। और यही जो पोलराइज लाइट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो पास कर गई है वो परपेंडिकुलर टू द पेज है और जो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर गई है वो पैरेलल टू द पेज है। ये पोलराइजेशन की दो बिहेवियर्स हैं और दोनों लाइट इस तरीके से पोलराइज हो गई है। अब एक किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कोई रूल्स को फॉलो करते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हुई है, हमारे पास एक निकोल प्रिज्म होता है डिवाइस है, उससे पास करने के बाद तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो कौन सा है, ब्राविस्टस लॉ यूज़ करेंगे और मेलस लॉ यूज़ करेंगे। ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो फार्मूले हैं, एक मेलस लॉ, एक पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जो आपके पास अनपोलराइज लाइट होगी वो तो यहाँ पर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का। अब इसके पास दो वाइब्रेशन प्रोटीन, एक ये है हॉरिजॉन्टली ऑसिलेशन और एक वर्टिकली ऑसिलेशन, दो चीज़ें हो गई। इन्हीं दो ऑसिलेशन के बेस पर जो लाइट का जो पोलराइजेशन है वो आपके पास चेंज हो जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आप किसी एक ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये पोलराइड है, पोलराइड्स क्या करते हैं, एक पोलराइजर है इसको पास करेगा, प्रोजेक्ट ऑफ द ट्रांसमिटेड ई रेज जो गया है वो देखो कि किस तरीके से पोलराइज कर रहा है। और ये डिटेक्टर है, यहाँ से आप इसको देख लेते हो। तो जनरली क्या होता है कि ए द प्लेन इज इन विच, ठीक है, द प्लेन इन विच oscillation occurs in the polarized light is called the plane of oscillation. The plane perpendicular to the plane of oscillation is called the plane of polarization. The light can be polarized by the transmitting it is through certain crystals such as the tourmaline or polarides. इस दोनों डिवाइसेस के साथ जा सकते हो और इस पोलराइज डिवाइसेस को यूज़ करके ये लाइट को पास कर सकते हो। तो दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी आपके पास कि जब आपने किसी लाइट को ऑर्डिनरी लाइट को पास किया है, ऑल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन पास कर दिया, कोई एक डायरेक्शन रिमूव कर दी तो लाइट पोलराइज हो गई। लाइट पोलराइज हो गई तो उसमें दो केसेस आ गए, एक आ गया यहाँ पर कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है या पैरेलल टू द प्लेन है। तो पैरेलल टू द प्लेन वर्टिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं एरो से एंड परपेंडिकुलर टू द पेज डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वहाँ पर दो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इक्वल टू 10 और एक आपके पास आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो इक्वेशन आपको यूज की जाएंगे, एक ब्रेविस्टस है और दूसरा मेलस है। इस दोनों की हेल्प से ही आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ इक्वेशन आपको दिखेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, पहले इंटेंसिटी मैक्सिमा एंड देन उसके बाद ये इसके साथ इंटेंसिटी का वेरिएशन कास स्क्वायर थीटा के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। ठीक है ना, सो दैट the crystal are polarized on which the unpolarized light is incident is called polarized crystal, are polarized on which the polarized light is incident is called analyzer. तो पहला आपके पास पोलराइजर होगा, उसके बाद आपके पास एनालाइजर होगा। तो ये आपके पास है पोलराइजर जो पोलराइज करेगा और ये आपके पास एनालाइजर जो एनालाइज करेगा। तो यहाँ पर ऑल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस थे, इस लाइट के अकॉर्डिंगली जब आपने इस पोलराइजर से इसको पास किया या अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास किया उसको पोलराइज कर दिया। पोलराइज लाइट होने के बाद जो एनालिसिस है इसके एनालाइजर के साथ ये एनालिसिस करता है और यहाँ पर देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, 0, बिकॉज जो आई की वैल्यूज गिवन आई नॉट जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस स्क्वायर क्या होगा 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो एक बार जब आपने एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पास कर रहे इस तरीके से तो एक पोलराइजर ने आपको ऐसे रोक दिया और आगे आपने एक पोलराइजर से लगा दिया, दोनों कट गया है तो दोनों ही इंटेंसिटी खत्म हो गई, लाइट की इंटेंसिटी 0। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एक पार्ट्स की बात करी तो यहाँ से एक एंगल थीटा के साथ अगर कोई रिलेशन चाहिए तो वो एंगल हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट और कास स्क्वायर थीटा। एक बात हमेशा याद रखना है कि जैसे ही ये पोलराइजर से जाएगा तो ये जो आई नॉट है ये आई नॉट बाई 2 इट सेल्फ में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है पहले ही। उसके बाद एंगल के साथ अगर आपने परपेंडिकुलर रखा है इसके साथ ये 90 पर है तो ऑलरेडी 0, अगर 90 से कम 30, 60, 45 या कुछ और है 0 है तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी। तो इसका जो थीटा है वो इसके रिफरेंस में है,
इसका थीटा इसके रेफरेंस में, यही बात आपको याद रखना है कि पोलराइजर के रेफरेंस में एनालाइजर की एंगल देखी जाती है। अगर यही थीटा वो वहाँ पे पुट किया हुआ है, अगर एग्जैक्टली इसके साथ 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0, कोई भी इंटेंसिटी पास नहीं करेगी, आधा इसने कट कर दिया, बाकी इसने कट कर दिया, काम खत्म, सब 0 हो गया। ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से आपको पोलराइजर की जो कंडीशंस गिवन है उसको फॉलो अप करते हुए इक्वेशन निकालना है। तो पहला लॉ आपके पास आएगा माइलस लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। इस माइलस लॉ के अकॉर्डिंगली आपके पास जो रिलेशन है अभी मैंने जो बताया आपको, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दिस लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर varies as the square of cosine of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of polarizer। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। एक आपके पास है ये ट्रांसमिशन एक्सिस और दूसरा आपके पास है एनालाइजर। पोलराइजर यहाँ पर गिवन है और इसके साथ से इंटेंसिटी पास कर जा रही है। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि जब आपके पास एंगल 90 होगी तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि लाइट इसमें से कोई भी पास होके वहां पर आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, कोई भी लाइट वहां से नहीं मिलेगी। एक 50% मीन्स 1/2 ऑफ दिस वन इसने हाफ कर दी ऑर्डिनरी लाइट से, पोलराइजर से पास होने के बाद। बाकी हाफ ऑफ द लाइट को आपने इसके परपेंडिकुलर रखा है तो एनालाइजर ने हाफ कर दी। तो दोनों के केसेस में क्या होगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, सो आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 बी इफ द unpolarized light is converted into the plane polarized light, say by the passing it through a polarite or Nicol prism, its intensity become half and I by 2 cos square theta। ये इन्होंने बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यही आपको याद रखना है। I इक्वल टू इंसिडेंट का हाफ और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर ही आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, ब्रेविस्टिस लॉ आपको बता ही दिया मैंने अभी कि ब्रेविस्टिस लॉ आपके पास याद करना है, म्यू इक्वल टू tan थीटा पी। ठीक है, और यही एंगल अगर इंसिडेंट इज ग्रेटर देन दिस ये कंडीशन होगी, लेस देन की कंडीशन के लिए ये होगी। तो ब्रेविस्टिस लॉ आपको यूज करना है। ये आपके पास इसमें दोनों वाइब्रेशंस हैं, ये वाले भी हैं और ये वाले भी, पर यहाँ से जो पास किया उन्होंने ये कर दिया और जो प्लेन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको ये कर दिया। तो ये इन दोनों के बीच में क्या 90 है, तो थीटा आई पी प्लस आर इक्वल टू 90। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये जो पार्शियली पोलराइज्ड है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, तो उस दोनों की केसेस में ये सब चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये क्या है पैरेलल टू द पेज और ये क्या है परपेंडिकुलर टू द पेज। ओके, सो दैट आप इसमें देख सकते हैं कि जो लाइट ऑफ पोलराइजेशन होगी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इसको आप इस तरीके से रीड करें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ये एंगल मिल गई और फॉर ग्लास के लिए जो पोलराइजर एंगल है वो 57 है। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी सरफेस के ऊपर किसी लाइट को भेजा ऑर्डिनरी को तो ऑटोमेटिकली वो पोलराइज हो जाए सभी एंगल पे ये पोलराइज नहीं होंगे। ब्रेविस्टिस एंगल के अंदर ब्रेविस्टर जो थीटा दिया है इन्होंने, इसमें एक कंडीशन दी और एक एंगल की वैल्यूज दी है कि इतनी ही थीटा के एंगल पर वो 57 है ग्लासेस के लिए, वहाँ पर वो लाइट पोलराइज होगी। बाकी के लिए आपके पास एंगल, वाटर के लिए इन्होंने दे रखा है 53 और ग्लास के लिए दे रखा है 57। तो 57 यहाँ पे पोलराइज एंगल है, उस एंगल 57 पर आप भेजोगे तो उसकी लाइट इस तरीके से दो पोलराइजर में कन्वर्ट हो जाए, अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो जाएगी। ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर टू द पेज होगा और नीचे आपके पैरेलल टू द पेज होंगे। ठीक है ना, इसके हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे। सो दैट यहाँ पर बाय द एक मेथड्स हैं, इस मेथड का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ये है डबल रिफ्लेक्शंस, ये भी एक पोलराइज इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। यहाँ पर एक कैल्साइट होता है, इसको जैसे ऑर्डिनरी लाइट भेजोगे तो आप दो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ई रे और एक ओ रे। ठीक है, दो रे में कन्वर्ट हो गए और दोनों ही लाइट क्या हो गई, पोलराइज लाइट हो गई। ये क्या थी, अनपोलराइज्ड, और ये दोनों पोलराइज लाइट। तो निकोल प्रिज्म, ये प्रिज्म होगा नॉर्मली, प्रिज्म के साथ आप भेजते हो तो लाइट क्या होती है,
पोलराइज हो जाती है और इसी को यूज़ करते हैं जो पोलराइजर्स। इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बेसिकली आप वेलोसिटी के टर्म में देख सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कम, ऑर्डिनरी की ज़्यादा होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ज़्यादा और ऑर्डिनरी की कम होती है। ठीक है, ये बेसिक पार्ट है यहाँ पर, इस चीज़ को आप देख सकते हो। अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर्स के लिए। अब यहाँ पर आते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या है? निकोल प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइसेज है जिसको यूज करके हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी लाइट में, क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोलराइज लाइट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके पास जो फिफ्थ मेथड है, बाय स्कैटरिंग मेथड है। ये सब मेथड्स हैं लाइट को पोलराइज करने की, और सबके अलग अलग डिवाइसेज हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, एंड स्पेसिफिक रोटेशन, जिसमें से आप किसी मटेरियल को डाल के एंगल के साथ रोटेट करके आप देखते हो कि कितनी इस पे से लाइट पोलराइज्ड हो रही है। वो आपके पास एक कंडीशन यहाँ पर होगी। ये देखो, लिबोरेटरी डेक्स्ट्रोटरी दो है, एक इस पे ये लाइट आपको परपेंडिकुलर दिख रही है, ये इधर को जा रही है और इस साइड को जा रही है। इसमें आप सब्सटेंस रखते हो तो उसमें से पोलराइजेशन देखना शुरू हो जाता है, और ये एनालाइजर उसको एनालाइज करता है, ये पोलराइजर उसको पोलराइज करता है। अनपोलराइज लाइट होती है, इसको पास करना है, पोलरीमीटर्स के पास दिया हुआ है, और इसमें से पास होने के बाद इसमें सब्सटेंस चेंज करते हो। एक बार आप डालते हो वाटर, दूसरी बार आप डालते हो शुगर वाले जो लिक्विड होती है यहाँ पे कौन सी शुगर डाल दीजिए, तो ये लाइट में कितना डिस्ट्रक्ट होगा, कितनी लाइट में बेंडिंग हो रही है, उसी ऑप्टिकल जो मटेरियल है उसको ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल सब्सटेंस बोलते हैं। और वही का काम होता है कि मीडियम के अकॉर्डिंगली लाइट का पोलराइजेशन कितना मोमेंट लेता है। तो ये चीज़ ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ में आप देखते हो। और इसके साथ एक ही फार्मूला आपको याद रखना, वो ये फार्मूला है। ठीक है, अल्फ़ा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के साथ डिपेंड करता है, थीटा अपान एल इंटू सी पर। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना। अगर आप इसको डेसीमीटर में करते हो तो यहाँ 10 लगा देना, 10 डेसी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये 1 ग्राम पर सीसी के फॉर्म में दे रखा है। अगर डीसी के फॉर्म में देखना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना और ये वैल्यूज आपकी मिल जाएगी। स्पेसिफिक रोटेशन को कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू टी और वेवलेंथ का फंक्शन होगा, और थीटा 10 सी अपन एल इंटू सी, इस तरीके से भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो बेसिक रिलेशन है, फार्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे सीधे अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो इट्स ओके, अगर सिर्फ एक बार देखा होना चाहिए बस। द एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ पोलराइजेशंस, एक आपके पास है ब्रेविस्टर्स लॉ, म्यू इक्वल टू 10 IP, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डार्क ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर पोलराइजेशन एंगल बचा हुआ आपके पास, तो लाइट को पोलराइज कर दी, जिस पोलराइज हो रहा है उससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द ग्लेयर इन कैलकुलेशन एंड वॉचेस, सॉरी कैलकुलेटर एंड वॉच, घड़ियों के अंदर, और जितनी आपके पास ये कैलकुलेटर्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। नंबर्स एंड लेटर्स आर फॉर्म्ड बाय द लिक्विड क्रिस्टल थ्रू पोलराइजेशन ऑफ लाइट कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCDs के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया यूज है। CD प्लेयर्स के अंदर यूज़ कर देते हो। इट हैज़ आल्सो यूज इन द रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल पिक्चर्स, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। पोलराइजेशन में क्या है, अगर आपके पास दो डिफरेंट लाइट की है और एक फिगर इधर है एक इधर फिगर, आपने देखा होगा शंकर जी इस साइड, पार्वती जी इस साइड कंबाइन होते हैं, तो अगर आप पास पोलराइजर रखा है तो इस साइड की इंटेंसिटी को हाफ करके दूसरी वाली पास कर दीजिए, इस वाले को दूसरी से पास कर दीजिए, दोनों लाइट को इसे पास करेंगे तो हाफ ऑफ द पार्वती जी हाफ ऑफ द शंकर जी एक साथ ही मूर्ति में आपको दिख सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो फोटो इलास्टिसिटी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और यूज है इसके पास, पोलराइजेशन इज आल्सो यूज टू स्टडी ऑफ एसिमेट्रिक इन मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल थ्रू द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज। द पोलराइज्ड लाइट इज यूज टू स्टडी द सरफेस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, एसिड, DNA एंड RNA। तो ओवरऑल आपके पास जो इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी है, इंटरफेरेंस में आपको ये मिली थी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 रूट में I2 और cos phi। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी मिली आपको I इक्वल टू I0 साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इंटेंसिटी मिली आपको पोलराइजेशन में I इक्वल टू I0 बाई 2 और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा।
ये तीनों ही इंटेंसिटी इक्वेशन आपको याद रखना है। इस तीनों के बेस पर आपको ज़रूर से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक पहला इंटरफेरेंस के लिए, दूसरा डिफ्रैक्शन के लिए, तीसरा पोलराइजेशन के लिए। ये तीनों ही इंटेंसिटी इक्वेशन आपको यूज़ करना होगा और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पे या तो फार्मूले आ सकते हैं या तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आज के इस सेक्शन में पोलराइजेशन आपका कंप्लीट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स का कंप्लीट हो गया। अगली क्लासेस में हम लोग फिर से मिलेंगे आपको मॉडर्न फिजिक्स के साथ। अब यहाँ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।